फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन ऐप पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में कोरोना के इस टाइम में अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है थंबनेल में कि एनवायरनमेंट स्टडीज़, हाँ, ये अपना नया इनिशिएटिव है कि हर संडे को हम एनवायरनमेंट स्टडीज़ पढ़ा करेंगे। एक मैराथन क्लास लिया करेंगे जिसमें एनवायरनमेंट के बारे में अपन डिस्कस किया करेंगे, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। एक नंबर से स्टार्ट करेंगे, सिलेबस आपके हाथ में होगा, एक नंबर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक अपन धीरे धीरे हर संडे को ही आएगी एक क्लास। हिंदी वाली डेली शाम को चल रही थी, अपनी वैसे चलेगी कंटिन्यू, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ संडे को ही आएगी क्लास। ओके, तो ठीक है, करते हैं। आज का सेशन क्या है? आज की क्लास में अपन पहले पढ़ेंगे अपन परिवार कंप्लीट होने के बाद फिर पढ़ेंगे अपन सामाजिक बुराइयां, और अगर सामाजिक बुराइयां कंप्लीट होगी उसके बाद फिर वस्त्र, और वस्त्र कंप्लीट हो गए फिर पढ़ेंगे अपन आवास। जितनी लंबी अपन क्लास हो पाएगी उतनी लंबी को लेने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं क्या तक होता है। ओके, करते हैं शुरुआती क्लास। देखो, सबसे पहले आपके हाथ में एनवायरनमेंट का सिलेबस होगा। सिलेबस में यूनिट आप देखो, सिलेबस डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने सिलेबस बहुत बार डिस्कस कर लिया होगा और अब तक इसको सिलेबस ही नहीं पता, वो तो बात अलग है। बट सिलेबस में आपके सबसे पहले दे रखा है ऊपर ऊपर परिवार के बाद वस्त्र, फिर दे रखा आपको सामाजिक बुराइयां, परिवार में ही सामाजिक बुराइयां दे रखी हैं, और वस्त्र और आवास। तो नेक्स्ट बात है इस यूनिट से लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे? तो एक क्वेश्चन परिवार का मान सकते हैं, एक क्वेश्चन सामाजिक बुराइयों का, और एक या दो क्वेश्चन वस्त्र और आवास के। तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म है, और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इस यूनिट में अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए 3 से 4 क्वेश्चन। देखो, अब सबसे पहले इस यूनिट के बारे में अपन देखते हैं कि जो परिवार, वस्त्र और आवास है, यूनिट फर्स्ट है अपनी। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले क्या है अपना? परिवार, सामाजिक बुराइयां, वस्त्र और आवास। कितने पार्ट में बांटेंगे इसको? 4 पार्ट में। एक नंबर 1 कौन सा? एक है आपका परिवार के बाद एक है फिर सामाजिक बुराइयां। नंबर 3 कौन सा है? फिर आपका एक वस्त्र और एक है आवास। मिनिमम एक क्वेश्चन इससे, और इन दोनों से अगर मिनिमम माने तो एक क्वेश्चन, वरना 2 क्वेश्चन, 1 या 2, यानी टोटल इस यूनिट से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 3 या 4 क्वेश्चन। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन की बात की, पहले अपने को टॉपिक समझना है। अब सबसे पहले अपन इसमें यूनिट फर्स्ट का पहला कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट है अपना परिवार के बारे में डिस्कशन करते हैं। परिवार होता क्या है? सिंपल सी बात, सबसे पहले कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने देखेंगे परिवार वास्तव में है क्या। परिवार इन शॉर्ट बोले, हम सभी किस में रहते हैं? हम सभी एक परिवार में रहते हैं। और बेसी बात है, हमारे पास एकल परिवार होगा तो बात की बात है कि परिवार का एकल है, संयुक्त है, पता नहीं कौन सा है, वो बात की, लेकिन हम एक परिवार का हिस्सा हैं। हम एक देश में रहते हैं, हम एक राज्य में रहते हैं, हम एक समाज में रहते हैं, हम एक परिवार में रहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी? अपनी परिवार। और परिवार में हम रहते हैं, बट वास्तव में बात क्या आती है कि ये परिवार होता क्या है? व्हाट इज द फैमिली? तो परिवार जो शब्द है ना, परिवार शब्द बना हुआ है किससे? परिवार शब्द बना है फैमिली से। अब आपकी बात समझ में आई कि हमने तो फैमिलीज पढ़ा है, बिल्कुल सी बात है। परिवार को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। ओके, और ये फैमिली जो वर्ड है, ये फैमिली वर्ड लेटिन भाषा, कौन सी भाषा? लेटिन भाषा के एक शब्द है, कौन सा? फैमुलस। अच्छा, परिवार शब्द, परिवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैमिली। नोट्स आपके पास बने होंगे, नहीं बने होंगे तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से शॉर्ट में बनाते चलिए, बिल्कुल सही बनेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी के पास नोट्स होंगे, सफिशिएंट, लगभग सबके पास होंगे। अब तक आपने नोट्स बहुत सारे बना लिए होंगे। हमारा मेन उद्देश्य है इस टॉपिक को समझना, कि यहाँ से क्वेश्चन जो भी आए वो गलत नहीं हो। ओके, तो फैमिली, और अगर नहीं है नोट तो आप शॉर्ट में से बनाते चलिए, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में आप लिखते चलिए। हालांकि ना मेरे पास कोई टाइपराइटर ना कुछ और, तो यहाँ पे मैं PDF वगैरह कुछ आपको ये दे नहीं सकता। इन शॉर्ट हाथ से लिख कर जो समझा रहा हूँ उसको आप समझते चलिए, और नोट्स इसके वैसे आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा। टेलीग्राम कौन सा है? रीड विद दुरीना, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। ओके, ठीक है। अब देखो, परिवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैमिली। और फैमिली जो वर्ड है, कौन सा? फैमिली वर्ड। फैमिली वर्ड लेटिन भाषा का एक शब्द है, कौन सा? लेटिन भाषा का एक शब्द है फैमुलस से। इस फैमुलस का मतलब क्या होता है? इस फैमुलस का मतलब होता है नौकर या समूह।
इस फैमुलस का मतलब क्या होता है? नौकर या समूह। परिवार की जनरल अपन परिवार का परिचय देख रहे हैं कि परिवार होता क्या है। परिवार शब्द किससे बना हुआ? फैमिली से। फैमिली किससे बना हुआ? फैमिली शब्द लेटिन भाषा के फैमुलस से बना हुआ है, और इस फैमुलस का मतलब क्या होता है? नौकर या फिर समूह। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्लियर? क्या अब तक अपन ने क्या देखा कि जो परिवार शब्द है, कौन शब्द है? जो परिवार शब्द है, परिवार फैमिली से बना हुआ है। फैमिली किससे? लेटिन भाषा का एक शब्द है, कौन सा? फैमुलस। फैमुलस का मतलब क्या होता है? नौकर या फिर समूह है। बिल्कुल, इसका शब्द फैमुलस का मतलब क्या होता है? नौकर या समूह है, ग्रुप या नौकर। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं परिवार का अर्थ। वो तो परिवार के मतलब परिवार शब्द कहाँ से है वो बात अपन ने की थी। अब परिवार होता क्या है? अब देखो, सिंपल सी आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ क्या, कि वह स्थान, कौन सा स्थान? वह स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब दो या दो से अधिक, भिन्न भिन्न, परिवार क्या है? वह स्थान जहाँ दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंग के स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है। किसके? भिन्न भिन्न लिंग के स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है। कौन से? कि दो डिफरेंट जेंडर के, मिनिमम दो और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तभी क्या बनेगा? परिवार बनेगा। आप कोई कह दे कि दो पुरुष एक साथ रहते हैं तो क्या वो परिवार है? नहीं है। दो महिलाएं एक साथ रहती हैं तो क्या वो परिवार है? नहीं है। मिनिमम एक पुरुष एक महिला किसी संबंध के तहत जुड़ के आपस में वहाँ पे रह रहे हो तो वो क्या बनता है? परिवार बनता है। नहीं, परिवार क्या है? वह स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंग के समूह के व्यक्तियों का निवास होता है। इज दैट क्लियर? अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई लड़का है या एक लड़की है, एक लड़का और एक लड़की है, वो दोनों अभी उनमें मतलब उनका आपस में कोई जैसे, हाँ, दोनों में से कोई संबंध नहीं, जब तक उनके संतान, दोनों साथ रहते हैं, ठीक है ना, एक लड़का और लड़की साथ रहते हैं, लेकिन जब तक उनके संतान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो परिवार नहीं बनेगा। यदि किसी स्थान पर एक मान लो कोई लड़का है और एक मान लो कोई लड़की है, ठीक है, अगर वो दोनों एक साथ रहते हैं तो जब तक उनके संतान प्राप्त नहीं होती तब तक वो क्या नहीं बनता? परिवार नहीं बनता है। गॉट द पॉइंट? इज दैट क्लियर? क्या कि परिवार होता क्या है? परिवार वो होता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक भिन्न लिंगों के समूह, स्वभावों के व्यक्तियों का समूह होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? हमने सबसे पहले देखा था परिवार के परिचय के बारे में, फिर देखा अपन ने परिवार का अर्थ। अब देखते हैं प्रमुख परिभाषाएं। बहुत सारे दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र का विभाग है ना एक तरीके से, कि बहुत सारे दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, उन्होंने परिवार के बारे में कुछ बातें कही। हम कुछ प्रमुख बातें देखेंगे, सभी नहीं देखेंगे, कुछ प्रमुख कथन देखेंगे कि हमें किस किस ने परिवार के बारे में क्या बोलना है। सबसे पहले स्टार मार्क करके लिखिएगा, नंबर 1 डेफिनेशन, स्टार लगा के लिखिएगा। किसकी? ऑगस्टे काम्टे की। अगस्टे काम्टे। अगस्टे काम्टे क्या बोलते हैं? अगस्टे काम्टे ने बोला है कि परिवार समाज की, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। कौन सी इकाई है? आधारभूत इकाई है। कौन बोलते हैं बात? ये बात बोलते हैं अगस्टे काम्टे। आई थिंक शायद आपको कलर दिख नहीं रहा होगा, कोई ना, अगले में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। अगस्टे काम्टे क्या बोलते हैं? अगस्टे काम्टे बोलते हैं कि जो परिवार है, अगस्टे काम्टे क्या बोलते हैं कि जो परिवार है वो समाज की आधारभूत इकाई है। कैसी इकाई है? समाज को बेस प्रदान करते, एक आधार देती है। तो परिवार क्या है? समाज की एक आधारभूत इकाई है। याद कैसे रखेंगे? अगस्टे आधारभूत, अगस्टे आधारभूत। अगस्टे काम्टे ने क्या कहा है? आधारभूत इकाई। किसको? परिवार की बात हो रही है। तो अगस्टे काम्टे क्या बोलते हैं कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार को समाज की आधारभूत इकाई किसने कहा है? नंबर 1 अगस्टे काम्टे, नंबर 2 कुछ भी, नंबर 3 कुछ भी, नंबर 4 कुछ भी। तो आंसर क्या होगा? अगस्टे काम्टे। नंबर 1 डेफिनेशन क्लियर? कौन? कि अगस्टे काम्टे क्या बोलते हैं कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। क्लियर? और एक बात और, अगस्टे काम्टे कौन है? ये समाज शास्त्र के जनक हैं। किसके? समाज शास्त्र के जनक भी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात थी। नेक्स्ट नंबर 2 डेफिनेशन किसकी आती है? अब नंबर 2 डेफिनेशन आती है किसकी? प्लेटो की।
ये भी आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इन पर येलो ही अच्छा लगता है। प्लेटो, प्लेटो ने क्या बोला है? प्लेटो बोलते हैं कि परिवार, प्लेटो ने क्या बात कही है? परिवार बालक की, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। कौन सी पाठशाला है? परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। ऑगस्टे काम्टे ने क्या कहा था कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, लेकिन प्लेटो क्या बोलते हैं कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। कौन सी पाठशाला है? प्रथम पाठशाला। याद कैसे रखेंगे? चलो याद रखने का बताते हैं। याद रखेंगे, प्लेटो पाठशाला, प्लेटो की पाठशाला। ऑगस्टे काम्टे आधारभूत ऐसे आ जुड़ रहा था और यहाँ पे पैसे पै जुड़ रहा है, मतलब ऑगस्टे काम्टे बोलते हैं कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है और प्लेटो बोलते हैं कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी। अब नंबर 3 डेफिनेशन किसकी आती है? नंबर 3 नंबर परिभाषा आती है क्लियर की। किसकी आती है? क्लियर। क्लियर क्या बोलते हैं? क्लियर बोलते हैं कि परिवार से तात्पर्य है। किससे? परिवार से तात्पर्य माता पिता, माता पिता व बच्चों के, परिवार से तात्पर्य माता पिता व बच्चों के संबंधों की, किसकी? संबंधों की व्याख्या है। किसकी व्याख्या है? परिवार से तात्पर्य है कि परिवार से क्या तात्पर्य है कि जो, कौन बोलते हैं? क्लियर बोलते हैं बात। क्लियर ने क्या, क्लियर ने एक बात क्लियर की, क्या क्या क्लियर की? कि परिवार से तात्पर्य है माता पिता व बच्चों के संबंधों की व्याख्या। यानी क्लियर ने क्या की? संबंधों की व्याख्या क्लियर की। क्लियर ने संबंधों की, परिवार के संबंधों की व्याख्या क्लियर की। क्लियर मतलब क्लियर। क्लियर क्या बोलते हैं कि परिवार से तात्पर्य है, क्या है? परिवार से तात्पर्य है कि माता पिता व बच्चों के संबंधों की व्याख्या करना। किससे? ऑगस्टे काम्टे ने क्या कहा था? परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। प्लेटो ने नंबर 2, प्लेटो, प्लेटो क्या बोलते हैं कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। नंबर 3 कौन है? क्लियर। क्लियर क्या बोलते हैं कि परिवार से तात्पर्य माता पिता व बच्चों के संबंधों की व्याख्या है। गॉट द पॉइंट? इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और आती है। कौन सी आती है? वो आती है मैकाइवर और पेज की। किसकी आती है डेफिनेशन? मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर और पेज क्या बोलते हैं? मैकाइवर और पेज बोलते हैं कि परिवार वह समूह है, परिवार क्या है? परिवार वह समूह है जिसमें, जिसमें कौन? जिसमें महिला एवं पुरुष, कौन? महिला एवं पुरुष, मेल एंड फीमेल, महिला एवं पुरुष यौन संबंधों, महिला एवं पुरुष के यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होते हैं। कितने होते हैं? इनके यौन संबंध क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। किसके? महिला एवं पुरुष के बीच में यौन संबंध निश्चित होते हैं तथा वे इतनी देर तक साथ रहते हैं कि वे अपनी संतान उत्पन्न होने के बाद उसका लालन पालन कर सकें। तब तक, जब तक उसका लालन पालन नहीं होता तब तक वे साथ रहते हैं। यानी मैकाइवर और पेज बोलते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है, परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें महिला एवं पुरुष, महिला एवं पुरुष निश्चित यौन संबंधों के तहत रहते हैं तथा वे तब तक साथ रहते हैं जब तक कि अपने बच्चों का या अपनी संतान का लालन पालन सही से ना कर ले। मतलब मिनिमम, ये बात किसने कही? मैकाइवर और पेज ने। वही बात की संतान प्राप्ति होने के बाद संतान का लालन पालन कब तक होता है? जिंदगी में लालन पालन चलता रहता है, जब तक माता पिता जिंदा होते तब तक लालन पालन करते हैं संतान का, तो होता है कि ये बात किसने कही? मैकाइवर और पेज ने। ये 4 डेफिनेशन अपनी इंपॉर्टेंट है, हालांकि और भी डेफिनेशन बहुत सारी है लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं। 4 मुख्य परिभाषाएं कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर 1 डेफिनेशन किसकी है? नंबर 1 परिभाषा थी ऑगस्टे काम्टे। फटाफट एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं, जल्दी से आ जाइए। अब तक जो पढ़ा वो
परिवार फैमिली शब्द लैटिन भाषा की किससे बना है? फैमुलस से बना है। इसका मतलब क्या होता है? नौकर या समूह। उसके बाद परिवार का अर्थ देखा कि दो या दो से अधिक भिन्न लिंग वाले जो होते हैं व्यक्ति वो आपस में साथ रहते हैं तो क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। नेक्स्ट कौन सा? परिवार की प्रमुख परिभाषा। सबसे पहले ऑगस्टे काम्टे। ऑगस्टे काम्टे ने बात क्या कही थी कि परिवार समाज की आधारभूति का ये कैसी का ये? परिवार समाज की आधारभूति का ये। नेक्स्ट नंबर सेकंड इज प्लेटो। प्लेटो क्या बोलते हैं कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला। प्लेटो ने परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा। द नेक्स्ट वन इज क्लेयर बोलते हैं कि परिवार से तात्पर्य माता पिता व बच्चों के संबंधों की व्याख्या है। और उसके बाद अगली परिभाषा किसकी है? मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज क्या बोलते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें एक महिला और पुरुष निश्चित यौन संबंधों के दौरान संतान प्राप्ति के बाद तब तक साथ रहते हैं जब तक उसका लालन पालन अच्छे से ना हो जाए। ये बात किसने कही थी? ये परिवार से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी वो अपनी परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं परिवार की विशेषताओं पर। किसकी विशेषताएं? परिवार की विशेषता कि वास्तव में परिवार होता क्या है। परिवार की विशेषताओं को एक एक करके आप समझेंगे। चलिए परिवार की विशेषताएं। सबसे पहले अपन ऑगस्टे काम्टे वाली परिभाषा लेते हैं। कौन सी? कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई। समाज की कौन सी? नंबर देखो विशेषताएं चल रही हैं। नंबर वन कौन सी? परिवार क्या है? समाज की आधारभूत इकाई है। ऑगस्टे काम्टे वाली डेफिनेशन विशेषता में लिख लिया क्या? कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार की विशेषता चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है, यहीं से आता जाता है, जहाँ तक संभावना यहीं से आता है कि एक कौन सा कि नंबर वन विशेषता कौन सी? कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। दूसरी प्लेटो वाली डेफिनेशन ले लेते हैं कि बालक की परिवार बालक की क्या है? प्रथम पाठशाला है। क्या है? परिवार बालक की प्रथम पाठशाला। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। नंबर वन परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। नंबर टू परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। अब उसके बाद तीन नंबर इंपॉर्टेंट आती है थोड़ी सी इसकी विशेषता कि समान आवास। देखो समान कौन सा? समान आवास, समान भोजन, ध्यान से देखना, समान आवास, समान भोजन तथा सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग। कैसे उपयोग? साथ साथ उपयोग। किसका? सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग। परिवार की तीन विशेषताएं। पहली कौन सी बताइए अपने? परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, नंबर वन। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला, नंबर टू। परिवार नंबर थर्ड कौन सी? कि परिवार में क्या होता है? समान आवास, आवास समान होता है, समान भोजन और सामाजिक क्रियाओं का साथ में उपयोग। सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग तभी परिवार बनता है। समान आवास, समान भोजन तथा सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग करना वो क्या कहलाता है? परिवार। अब मान लो एक अपन बोल देते हैं नाम ले लिया एक परिवार का, लेकिन परिवार क्या है कि एक के नीचे मान लो दो भाई हैं, दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, एक अलग खाना बना रहा है, एक अलग खाना बना रहा है, दोनों रहते हैं एक जगह, तो क्या वो आपस में परिवार है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक जगह आवाज है ही नहीं कुछ। वो उनका सिस्टम अलग है, उनका सिस्टम अलग है, तो अलग अलग छोटे छोटे दो टुकड़ों में बटे हुए हों। तो वो क्या होता है? परिवार क्या होता है कि जो अब मान लो एक घर में तीन है, हस्बैंड अलग है वाइफ अलग है, हस्बैंड अलग खाना बना रहा है, वाइफ अलग बना रही है और बच्चे अलग खाना बना रहे हैं, तो वो क्या परिवार है? नहीं। हालांकि अपन उसको बोल देते हैं परिवार, तो वास्तव में हकीकत रूप से वो परिवार नहीं होता। परिवार क्या होता है कि जहाँ पर समान आवास होता है, समान भोजन होता है तथा सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग होता है। सामाजिक क्रिया क्या होता है? साथ साथ उपयोग होता है। नेक्स्ट तीन अब होगी। नंबर वन कौन सी? समाज की आधारभूत इकाई। नंबर टू कौन सी? परिवार बालक की प्रथम पाठशाला। नंबर थ्री कौन सी? समान आवास, समान भोजन तथा सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग। नंबर चार कौन सी? नंबर चार है सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा होना। आय क्या होती है? एक साथ जमा होती है। सभी सदस्यों की आय मतलब इनकम एक साथ जमा होती है। जितने भी सदस्य होते हैं परिवार के, उन सभी सदस्यों की इनकम एक साथ जमा होती है। नेक्स्ट फिर बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? बच्चों का पालन कौन करेगा? बच्चों का पालन? बच्चों का पालन माता पिता करेंगे या अभिभावक करेंगे। या तो माता पिता करेंगे या अभिभावक करेंगे या फिर कोई संरक्षक है जो अपन ने रख रखा है तो संरक्षक करेंगे। परिवार समाज की आधारभूत इकाई।
बालक की प्रथम पाठशाला, समान आवास, समान भोजन, सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग, सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा होना, और बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? माता पिता, संरक्षक या अभिभावक करेंगे। किसका लालन पालन? बच्चों का लालन पालन माता पिता या संरक्षक या अभिभावक करेंगे। नंबर नेक्स्ट कौन सा है? और परिवार विवाह के उपरांत बनेगा। किसका? विवाह के उपरांत ही बनेगा, ये ध्यान रखना। मतलब विवाह से पहले परिवार होता? बिल्कुल नहीं होता। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लड़का और लड़की साथ रहते हैं, लेकिन जब तक उनके संतान प्राप्ति नहीं होती तब तक वो परिवार नहीं बनता। और भारत में संतान प्राप्ति होने से पहले क्या होना चाहिए? शादी जरूरी है। बिना शादी के अगर संतान प्राप्ति होगी तो फिर पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं लोग। ओके, तो वो क्या होता है कि परिवार तभी बनेगा जब आपकी शादी हो जाए। अब कोई कह दे कि सर एक लड़का एक लड़की, इन दोनों शादीशुदा हैं, क्या वो परिवार बन गया? नहीं, जब तक संतान प्राप्त नहीं होगी तब तक वो परिवार नहीं बना। परिवार के लिए क्या है? कम से कम 2 लोग होने चाहिए और आपस में संबंध होना चाहिए। संतान प्राप्ति तक परिवार नहीं बनता है। संतान प्राप्ति जरूरी है। सब परिवार बनाना है तो संतान प्राप्ति जरूरी है। ठीक है, ओके। यानी परिवार के लोगों की आय एक साथ जमा होगी, बच्चों का लालन पालन की जिम्मेवारी किसकी रहेगी? माता पिता, संरक्षक या अभिभावक की रहेगी, और विवाह के उपरांत बनेगा। परिवार कैसे बनेगा? विवाह के उपरांत बनेगा। द नेक्स्ट वन इज रक्त संबंधों का होना आवश्यक नहीं है। ये बात ध्यान रख लेना कि परिवार में रक्त संबंधों का होना आवश्यक नहीं। हो भी होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या बात कह दी आपने? रक्त संबंध तो परिवार में होते हैं, जैसे मैं मेरे पापा का बेटा हूँ, मैं मेरी मम्मी की बेटी हूँ, ऐसे कुछ मतलब तो रक्त संबंध होते हैं, मानते हैं। रक्त संबंध मैंने ये नहीं कहा कि तो नहीं होते। रक्त संबंधों का होना आवश्यक नहीं है। यदि रक्त संबंध है तो भी परिवार है, और यदि रक्त संबंध नहीं है तो भी परिवार है। 2 एग्जाम्पल लेते हैं इसके। ये देखो, दोनों को अलग अलग समझते हैं। एक मान लो एक हस्बैंड है और एक उनकी वाइफ है। एक हस्बैंड एक वाइफ है। अब दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद उनके संतान नहीं हुई। ऐसा क्यों हो किसी का? लेकिन मान लो खुदा न खास्ता संतान नहीं हुई, तो इन्होंने क्या कर लिया? किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया। अब बोलो, क्या इनका परिवार नहीं बना? बिल्कुल परिवार तो बन गया, लेकिन क्या यहाँ पे रक्त संबंध आए? नहीं आए। अब समझ में आ गया कि परिवार में रक्त संबंधों का होना आवश्यक नहीं। लेकिन आपने कहा था कि 2 बातें होंगी, तो एक तो ये बताइए, दूसरी कौन सी? दूसरी, नौकर। घर में जो नौकर होता है वो परिवार का सदस्य होता है। ये विशेषता देखो इस परिवार की, कि जो नौकर होता है वो परिवार का सदस्य होता है। नौकर हमेशा परिवार का सदस्य होता है। तो 2 कंडीशन बनी, रक्त संबंधों का होना परिवार में आवश्यक नहीं है। इसके लिए अपन 2 एग्जांपल दे चुका मैं। कौन सी? एक तो क्या कि संतान प्राप्ति नहीं हो तो हम किसी बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। एडॉप्ट करने के बाद किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लिया तो हालांकि उसमें रक्त संबंध नहीं है हमारे, लेकिन वो एक परिवार बन गया। परिवार के रक्त संबंध की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरी बात कि यदि कोई परिवार के साथ कोई नौकर रहता है, मान लो घर में हम नौकर रखते हैं, तो वो नौकर उसी परिवार का हिस्सा माना जाता है। नौकर किस उसी परिवार का हिस्सा माना जाता है। इसीलिए शोले में वो रामू काका थे, सोच लो। व्हाट अ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अगला क्या है कि परिवार जो होता है ना, परिवार में रक्त संबंधों का होना जरूरी है। और बच्चों के बीच, जो बच्चे या जो भी होते हैं ना, उनके बीच अपनत्व का भाव होना चाहिए। कैसा भाव होना चाहिए? मतलब आपसे लगाव होना चाहिए, सहोदर का भाव होना चाहिए। सहोदर मतलब सह प्लस उधर, एक ही उधर से जन्मे हुए। सहोदर मतलब आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। इसमें बच्चों के बीच अपनत्व का भाव होना चाहिए, सहोदर का भाव होना चाहिए। अपनत्व भी होना चाहिए और सहोदर का भी भाव होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है कि परिवार बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। कौन सी शिक्षा का? अनौपचारिक शिक्षा का। कि परिवार बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा, जो इनफॉर्मल जो एजुकेशन होती है, जो नॉर्मल अपन बातें समझाते हैं, औपचारिक शिक्षा कहाँ प्राप्त करेगा? वो तो विद्यालय में जाकर के प्राप्त करेगा। स्कूल में पहली क्लास में जाकर, कच्ची पहली पक्की पहली होती है ना, LKG UKG, वहाँ जाकर के वो चीज़ें प्राप्त करेगा। वहाँ तो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करेगा कि उसका फिक्स सिलेबस होगा। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा में फिक्स सिलेबस होता है, फिक्स टाइम होता है, फिक्स सब कुछ फिक्स चलता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कहीं से कुछ भी सीख लो, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो परिवार में क्या होता है? बालक दादा से कुछ सीखेगा, दादी से कुछ सीखेगा, माँ से कुछ सीखेगा, भाई से कुछ सीखेगा, भैया से, दीदी से कुछ सीखेगा, सबसे अलग अलग चीज़ सीखता है। तो वो सीखने के बाद वो कौन सी होती है? वो एक अनौपचारिक शिक्षा बनती है। तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन कौन? परिवार। ठीक है, तो परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। और अगर औपचारिक पूछे तो औपचारिक कौन है? विद्यालय। शिक्षा का औपचारिक साधन विद्यालय, अनौपचारिक परिवार।
परिवार एक स्थायी और अस्थायी संगठन होता है। स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी। कैसे? स्थायी परिवार तो परिवार चलते आ रहे हैं, अस्थायी परिवार टूट गए, परिवार का विखंडन होता रहता है। मान लो एक घर में दो भाई थे, दोनों की नहीं बनी, दोनों अलग अलग हो गए, एक ने अलग घर बना लिया, एक ने अलग घर बना लिया, तो क्या दोनों के परिवार नहीं? दोनों के परिवार हैं, लेकिन क्या हो गया, वो पहले परिवार था वो अस्थायी था, अब आपस में जाके अलग अलग बट गए। तो परिवार स्थायी और अस्थायी संगठन है कि परिवार टूटते रहते हैं, बनते रहते, टूटते रहते, बनते रहते हैं। क्लियर? परिवार सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब अब ये थोड़ी है कि लंदन में जाएंगे तो वहाँ, मतलब जैसे अमेरिका में गए तो वहाँ पे परिवार नहीं मिलेगा, मिलेंगे। हम मान लो अफ्रीका में गए, वहाँ परिवार नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। मान लो हम यूएसए गए, वहाँ के परिवार नहीं मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। चाहे कहीं भी जाओ, परिवार आपको हर जगह मिलेंगे। तो परिवार क्या है? एक सार्वभौमिक संगठन है। कैसा संगठन है? परिवार एक सार्वभौमिक संगठन है। तो अब तक अपन ने क्या देखी? अब अपन ने देखी परिवारों की विशेषताएं। एक बार फटाफट परिवार की विशेषता देखते हैं। कौन सी? कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई। कैसी इकाई है? परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। कैसी इकाई? परिवार समाज की, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। बालक की प्रथम पाठशाला होता है। परिवार क्या है? बालक की प्रथम पाठशाला। समाज मतलब समान आवास, समान भोजन, सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग करते हैं, वो परिवार होता है। नेक्स्ट कौन सा? परिवार में लोगों की आय एक साथ जमा होती है। अगर पूछे कि परिवार में रसोई कितनी होती है, रसोई एक ही होती है। वही बात, समान आवास, समान भोजन, तो भोजन एक जगह बनेगा तभी तो खाएंगे। जब अलग अलग भोजन बनने लग गया तो साथ क्यों खाएंगे? बच्चों का पालन कौन करता है? बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी होती है? माता पिता। अगर वो नहीं है तो अभिभावक, अभिभावक भी नहीं है तो संरक्षक, कोई ना कोई उनका तो ऐसा होगा जो उनका पालन पोषण करेगा। विवाह के उपरांत ही बनेगा परिवार, विवाह के उपरांत ही बनेगा। द नेक्स्ट वन इज परिवार में रक्त संबंधों का होना आवश्यक नहीं है। परिवार में रक्त संबंधों का होना आवश्यक नहीं है। नौकर को भी परिवार का हिस्सा माना जाता है। नौकर को भी क्या माना जाता है? परिवार का हिस्सा माना जाता है। परिवार में अपने बच्चों में अपनत्व और सहोदर का भाव होता है। किसका भाव होता है? अपनत्व और सहोदर का भाव होता है। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। कैसा साधन है? परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। परिवार स्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है। यानी परिवार कंटिन्यू, कई परिवार ऐसे देखते हैं अपन जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं आज तक बिल्कुल वैसे के वैसे बने हुए, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जो बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं। और परिवार सार्वभौमिक है। यहाँ अगर भारत में जैसे राजस्थान में परिवार है तो यूपी में भी हो, यूपी में है तो मान लो बिहार में भी होगा, बिहार में तो मान लो हरियाणा में भी होगा, पंजाब में भी होगा, सब जगह होगा। राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाकर देख लीजिए, उन जिलों में होगा। जैसे मान लो सपोज करो कहाँ कहाँ कौन, सभी जिलों में जाकर के देख लो। ऐसे ही विदेशों में जाकर के देख लो, वहाँ भी क्या होंगे? वहाँ भी परिवार मिलेंगे आपको, फैमिलीज मिलेंगी। तो फैमिली पूरे वर्ल्ड में मिलेंगी। तो आपको क्या हो गया? परिवार सार्वभौमिक होता है। कैसा संगठन है परिवार? एक सार्वभौमिक संगठन है। गॉट द पॉइंट? अब तक अपन ने क्या देखा? सबसे पहले परिवार का अर्थ, परिवार के बेसिक जानकारी देखी पहले, फिर परिवार का अपन ने अर्थ देखा। अर्थ देखने के बाद फिर अपने परिवार की परिभाषाएं देखी। परिवार की परिभाषा देखने के बाद हमने देखी परिवार की विशेषताएं। अब देखते हैं परिवार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली। परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार का होता है? परिवार होता है दो प्रकार का। हालांकि वैसे तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग होता है, मिताक्षर होता है, वो अलग दाएं भाग, वो अलग रूल है उसके। लेकिन सबसे अपन बिल्कुल नॉर्मल अकॉर्डिंग चले तो कैसा होता है परिवार? एक तो एकल परिवार होता है, एक होता है संयुक्त परिवार। एक तो क्या होता है? एकल परिवार, और एक होता है संयुक्त परिवार। अब बात करते हैं एकल परिवार क्या होता है और ये संयुक्त परिवार क्या होता है। एकल परिवार, नाम तो एकल, मतलब क्या रहे? अकेले रहे, एकल परिवार। एकल परिवार इन शॉर्ट एक बार आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें कम से कम दो पीढ़ियाँ रहती है, मतलब मिनिमम दो पीढ़ी रहेंगी। इसमें दो पीढ़ी रहती है, दो पीढ़ियाँ इसमें रहती हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में मिनिमम दो। एकल परिवार में तो सिर्फ दो पीढ़ियाँ रहेंगी, लेकिन संयुक्त परिवार में मिनिमम दो पीढ़ियाँ तो रहेंगी। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम दो रहेंगी। नेक्स्ट कौन सा? एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार उसमें क्या हो गया? पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतान। एकल परिवार में क्या? पति पत्नी उनकी अविवाहित संतान। जबकि संयुक्त परिवार काफ़ी बड़ा हो जाता है, काका काकी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ, सॉरी बुआ तो कहाँ, जो भी मतलब दादा दादी सबको एक साथ कर लीजिए, वो कौन सा परिवार बन गया? एक संयुक्त परिवार बन गया। मतलब काफ़ी वाइड एरिया में जो फैला होता है वो कौन सा होता है? संयुक्त परिवार। तो परिवार के दो प्रकार हो गए। अब देखते हैं परिवार को अलग अलग टाइप से। नंबर वन देखते हैं एकल परिवार। एकल परिवार को और किस किस नाम से जानते हैं? एकल परिवार को हम कहते हैं केंद्रीय परिवार। यहाँ तो ये तो है ही। एकल परिवारों किस नाम जानते हैं? इसको केंद्रीय परिवार भी कहते हैं।
या इसको नाभीय परिवार भी कहते हैं, केंद्रीय परिवार या फिर इसको नाभीय परिवार भी कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन होता है, इसमें पति और पत्नी, देखो पति छोटा होता है पत्नी बड़ी होती है, ध्यान रखना, पति पत्नी और प्लस संतान, पति पत्नी प्लस संतान, लेकिन संतान के नीचे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि संतान कैसी होनी चाहिए, अविवाहित होनी चाहिए। यानी एकल परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी अविवाहित संतान रहती है तो वो एकल परिवार बनता है। अब कोई कह दे कि किसी पति पत्नी के 4 संतान है तो क्या वो परिवार एकल है? बिल्कुल। एक हस्बैंड वाइफ की एक कपल की 4 के 40 संतान हो, लेकिन जब तक वो अविवाहित है तब तक क्या होगा, वो परिवार एकल परिवार ही होगा। तो एकल परिवार में क्या होता है, पति पत्नी प्लस उनकी अविवाहित संतान रहती है, पति पत्नी प्लस उनकी अविवाहित संतान रहती है। अब कुछ और बात पूछ ली कि मान लो एक विधवा महिला है, सपोज करो एक विधवा महिला है और वो अपनी संतान के साथ रहती है, अपनी संतान के साथ रहती है, बिल्कुल एकल परिवार है, लेकिन शर्त क्या है कि संतान अविवाहित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संतान अविवाहित होनी चाहिए। सिंपल सी बात, 2 पीढ़ियां, देखो 2 पीढ़ी आ गई ना, एक तो ये वाली पीढ़ी आ गई और एक इनकी संतान वाली पीढ़ी आ गई, तो 2 पीढ़ियां तो कंपल्सरी हैं, 2 पीढ़ियां तो होंगी। और क्या होगा, पति पत्नी और उनके साथ उनकी अविवाहित जो भी संतान होगी वो अविवाहित होगी। जब तक संतान का विवाह नहीं होता तब तक वो परिवार एकल परिवार है। तो कहते हैं ना, जब तक संतान का विवाह नहीं होता ना तब तक क्या होता है बेटा, माँ बाप का ही होता है ना। ठीक है, तो जब तक इसका विवाह नहीं होता तब तक क्या हो, एकल परिवार बनता है। जैसे ही शादी होने के बाद कौन सा परिवार बनेगा, संयुक्त परिवार बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब इस एकल परिवार में अगर नौकर को भी शामिल कर लें तो बिल्कुल नौकर भी एकल परिवार का हिस्सा है, नौकर भी एकल परिवार का हिस्सा होता है। गॉट द पॉइंट? क्या समझ में आया कि एकल परिवार वो होता है जिसमें 2 पीढ़ियां निवास करती हैं। कितनी पीढ़ियां निवास करती हैं? 2 पीढ़ियां। और 2 पीढ़ियों कौन? पति पत्नी प्लस उनकी अविवाहित संतान, पति पत्नी प्लस उनकी अविवाहित संतान निवास करती हैं। वो कौन सा परिवार कहलाता है? एकल परिवार। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो पति पत्नी अगर ऐसा दे दे कि निम्न में से एकल परिवार है और ऑप्शन में आ जाए विधवा प्लस अविवाहित संतान, तो यदि किसी विधवा महिला के साथ उसकी अविवाहित संतान रहते हैं या फिर किसी ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी हो उसके साथ उसकी अविवाहित संतान रहती है, तो वो दोनों परिवार भी कैसे होते हैं? एकल परिवार होते हैं। अब कुछ एकल परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है एकल परिवार की? कुछ मतलब क्वालिटीज, कुछ गुण, कुछ दोष हैं। तो सबसे पहले गुण देखते हैं। एक तरफ इधर गुण देखेंगे और इधर दोष देखेंगे। ओके, तो एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार निर्णय हेतु क्या होता है? बेस्ट होता है, डिसीजन अच्छा होता है। एकल परिवार में क्या होता है? निर्णय अच्छे तरीके से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एकल परिवार में निर्णय अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। ओके, कि जैसे मान लो संयुक्त परिवार है, तो संयुक्त परिवार में दादाजी से पूछना पड़ेगा, दादी जी से पूछना पड़ेगा, मम्मी से, पापा से, भैया से, भाभी से, ताऊ से, चाचा से, चाची, सबसे पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपका एकल परिवार है तो इसमें आप फटाक से, छोटा सा आपका परिवार है, 4-5 लोग हैं, तो नहीं, उन सब ने आपस में डिस्कस लिया, जो डिसीजन लिया और बस आपने फाइनल कर दिया। लेकिन संयुक्त परिवार में काफ़ी आप सबको सबसे डिटेल लेनी पड़ेगी, तो क्या होता है वहाँ पे उस चीज़ का थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो निर्णय हेतु बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या, इसमें गृह का संचालन, जो घर का जो संचालन है ना, वो संचालन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। घर का जो संचालन है, क्योंकि देखो छोटी सी फैमिली है, छोटे से लिमिटेड लोग रहते हैं, तो घर का संचालन अच्छे तरीके से हो जाता है। कैसे कि संयुक्त परिवार में क्या होता है, संयुक्त परिवार में सुबह शाम तक लगे रहो, किसकी यार उसका संभालो, उसका संभालो, उसका संभालो, उसका संभालो, अलग अलग देखना पड़ता है। लेकिन एकल परिवार में क्या होता है, डिसीजन के लिए और जो संचालन के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है इसमें। इसमें कैसी होती है? स्वतंत्रता होती है इसमें। जैसे सिंपल सी बात, एकल परिवार है, एकल परिवार में मान लो बेटे को कहीं बाहर जाना है तो उसने पापा से पूछा, मम्मी से पूछा, बात खत्म, बस निकल लिया बाहर। लेकिन संयुक्त परिवार में पापा से पूछ लिया, मम्मी से पूछ लिया, फिर बाहर जा रहा था इतने में ताऊ जी ने रोक लिया, फिर बाहर जा रहे थे चाचा जी ने रोक लिया, फिर दादाजी ने पूछ लिया, दादाजी ने पूछ लिया, कितने लोगों से उसको परमिशन लेके फिर बाहर जाना पड़ा। और रात को लेट हो गया तो बाहर आती, कहाँ तक था, ये था वो था, घर पे आते। एकल परिवार में कौन बोलेगा? एकल परिवार में मम्मी पापा पूछ लेंगे, बात खत्म हुई। लेकिन संयुक्त परिवार में कभी दादाजी पूछेंगे, कभी दादी जी पूछेंगे, कभी चाचा पूछेंगे, कभी ताई पूछेगी, कभी मौसी पूछेगी, बुआ पूछेगी, फूफा पूछेगा, सब पूछेंगे। तो आपस में तो कौन सा, संयुक्त परिवार में स्वतंत्रता नहीं होती है, एकल परिवार में स्वतंत्रता होती है। ठीक है। नेक्स्ट, एकल परिवार में कलह की संभावना नहीं होती।
हालांकि लड़ाई हो सकती है लेकिन संभावनाएं कम होती है। एकल परिवार में कलह की संभावना, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। अपने हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे आराम से रहते हैं, कम लड़ाई झगड़े होते कहाँ उनका। लेकिन संयुक्त परिवार में वो उसने के आज देवरानी ने काम नहीं किया, आज जेठानी ने काम नहीं किया, आज भैया वैसे कर दिया, आज उसने ज़्यादा खर्चा कर दिया, आज दादाजी ने ऐसे कह दिया, आज वो कैसे कर दिया, आपस में पूरे दिन डिक्चिक डिक्चिक होती रहती है। वो क्या होता है, एकल परिवार की बात। एकल परिवार कलह कम होती है, एकल परिवार में कलह कम होती है। फिर नेक्स्ट, एकल परिवार में पति पत्नी यानी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच क्या रहता है, संबंध मधुर रहते हैं। हस्बैंड, क्योंकि देखो एकल परिवार होता है तो उसमें क्या होंगे, मैक्सिमम उसके बच्चे होंगे और पति पत्नी होंगे, तो आराम से बच्चे जब स्कूल गए आराम से, समझ लो। हाँ, तो दोनों के बीच में काफ़ी मधुर संबंध होते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार होता है तो पति पत्नी के पास जैसे मतलब बात करने के लिए आए, कभी दादाजी आ गए, कभी ताऊ जी आए, कभी देवर आए, कभी भाभी आ गई, सब आ गए आपस में मिलने के लिए, देखने के लिए, तो कहाँ टाइम मिला उन दोनों का आपस में अपना रिलेशनशिप को टाइम देना पड़ता है। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। टाइम एंड ट्रस्ट, जब तक रिश्ते में विश्वास नहीं होता, सामने वाले पे विश्वास करो, हो सकता है वो आगे वाला सही हो। आप उसकी किसी छोटी सी बात के लिए ये नहीं कह सकते कि हाँ ये ऐसा हो गया तो मतलब इसका मतलब ये गलत है, नहीं। हो सकता है उस इंसान की मजबूरी रही हो ऐसा करना, तो एक बार पूछ के देखिए। रिश्ते यूं ही नहीं चलते, रिश्ते निभाने के लिए मतलब कहते हैं ना, बनाने के लिए पूरी उम्र लग जाती है और तोड़ने के लिए मात्र 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये बात अलग है, यहाँ पे टॉपिक ही नहीं, लेकिन फिर भी बात आ गई। तो एकल परिवार में पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। क्यों होते हैं संबंध मधुर, कि एक दूसरे को प्रॉपर पूरा टाइम दे पाते हैं, पूरा टाइम दे पाते हैं। और जब आप टाइम दोगे तो अच्छी बात है, मधुर संबंध होगा। लेकिन आप सामने वाले से बात करना नहीं पसंद करोगे, उसको बात करने का मौका ही नहीं मिला आपको, जब बात करने का मौका नहीं मिला तो कहाँ से संबंध मधुर होंगे। तो ये एकल परिवार क्या थे, गुण थे। कौन कौन से, कि एकल परिवार डिसीजन के लिए बेस्ट होता है, निर्णय के लिए बेस्ट होता है, संचालन की दृष्टि से बेस्ट होता है, स्वतंत्रता से मिलती है, कलह इसमें कम होती है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में संबंध मधुर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कौन सा है। अब एकल परिवार के कुछ दोष की बात करते हैं कि एकल परिवार के दोष में कौन कौन से आते हैं। दोष देखते हैं एकल परिवार के, कि एकल परिवार में देखो बच्चों की देखभाल सही से नहीं होती। जो बच्चे होते हैं बच्चों की देखभाल नहीं होती, अच्छे से नहीं हो पाती। हालांकि हो सकती है लेकिन नहीं हो पाती। जैसे मान लो कि संयुक्त परिवार, हालांकि जब एक संयुक्त परिवार आएगा तब उसमें एकल परिवार, अभी तो अपन संयुक्त अभी तक पढ़ा नहीं, जैसे संयुक्त पढ़ लेंगे ना तो फिर एकल से कंपैरिजन करते चलेंगे, फिर देखेंगे कि एकल परिवार अच्छा है या संयुक्त परिवार अच्छा है। तो कुछ मामलों में एकल परिवार अच्छा निकलेगा, कुछ मामलों में संयुक्त परिवार अच्छा निकलेगा। तो संयुक्त परिवार, एकल परिवार में बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं होती। कैसे, जैसे मान लो संयुक्त परिवार में, एकल परिवार में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ दो ही है। हस्बैंड मान लो कहीं जॉब पे चला गया, ड्यूटी पे चला गया, वाइफ मान लो कहीं जॉब पे ड्यूटी पे चली गई, बच्चे अकेले घर पे, क्या करेंगे, कैसे परवरिश होगी, बच्चों के पास टाइम ही नहीं मिल पाता। सुबह शाम तक भागा दौड़ी में, शाम को आए थके हारे सो गए, बस खाना खाया सो गए, बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए। और जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक आपका रिलेशन मजबूत नहीं होगा, तो बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं हो पाई। लेकिन संयुक्त परिवार में यही बात है कि मान लो हस्बैंड वाइफ चले गए तो चाचा है, ताऊ है, बुआ है, मौसी है, फूफा है, जो भी दादा है, दादी है, सबके पास बच्चों में आपस में घुल मिल के रहेगा, तो बच्चे का देखभाल अच्छे तरीके से हो जाएगी। क्लियर। इसमें एकल परिवार में फिजूल खर्ची ज़्यादा होती है, ये सबसे बड़ा झंझट है भाई साहब। एकल परिवार में फिजूल खर्ची सबसे ज़्यादा होती है। अब संयुक्त परिवार है तो वहाँ पे आपको मान लो एक छोटी चीज़ लानी पड़ती है, तो पहले सोचो मैं क्यों लाऊं, वो ले आएगा, वो ले आएगा। या फिर आप लेके भी आओ तो कभी दादाजी पूछेंगे कि ये क्यों लेके आया, क्या ज़रूरत है इसकी, क्या लेके आने की। आप पूछोगे पहले कि पापा ये ले आऊँ, तो कहेंगे क्यों लेके आना है। तो यहाँ पर वो कोई मैटर नहीं करता। वाइफ ने कहा आपको वो लेके आना है, बात खत्म, बस ले आए, हो गया डिसीजन। तो बेटी ने कहा पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, मिल गया। एकल परिवार में फिजूल खर्ची ज़्यादा होती है, लेकिन संयुक्त परिवार में फिजूल खर्ची नहीं होती है। एकल परिवार में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। अब एक बात है गाइडेंस कैसे, कि यहाँ पर एकल परिवार में कौन होते हैं, बच्चे और मम्मी पापा। अब मम्मी पापा सिर्फ दो की बात मिली, अब सपोज करो मम्मी पापा ही किसी फैमिली मेम्बर से दुश्मनी है, और सबके परिवार में होता है किसी फैमिली मेम्बर से कटपीट चल रही है, तो वो उस बच्चे को उस फैमिली मेम्बर की अच्छाइयाँ नहीं कभी कभी नहीं बताएंगे, उसको बुराइयाँ ही बताएंगे। सिंपल सी बात है। मान लीजिए सपोज की आपकी मम्मी और आपकी उनकी एक और है, मतलब दोनों देवरानी जेठानी है, तो दोनों की आपस में नहीं बनती, तो आपकी मम्मी उसकी बुराई करेगी, वो आपकी मम्मी की बुराई करेगी, तो उसके बच्चों को क्या लगेगा कि आपकी मम्मी बुरी है, आपको क्या लगेगा उसकी मम्मी, वो अपनी मौसी या चाची वो बुरी है। यही तो लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आपने
वो चीज़ें आपको मिली नहीं ढंग से, आपको जितना दिखाया गया उतना आपने देखा। लेकिन वही बात है कि अगर यही परिवार अगर संयुक्त होता तो वहाँ सपोज करो मम्मी की तो नहीं बनती है, लेकिन दादाजी कहते हैं कि वो तेरी मौसी बहुत अच्छी है, वो तेरी चाची अच्छी है, तेरी मम्मी अच्छी है, तेरी वो अच्छी है, तो मतलब आपको पता चलता है कि हाँ वास्तव में कुछ गलतियाँ मम्मी की भी है, कुछ गलतियाँ चाची की भी है, तो आप प्रॉपर कंपेरिजन कर पाते हो, तो पूरा आपको गाइडेंस मिलता है, बड़े बुजुर्गों की गाइडेंस मिलती है एक संयुक्त परिवार में। लेकिन एकल परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग ही नहीं, सब कुछ मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा कितनी गाइडेंस देंगे हमें, तो इसलिए एकल परिवार में ये गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाती है। और एक ये होता है कि एकल परिवार होता है इसमें पारिवारिक जीवन की खुशियाँ नहीं मिल पाती हैं पूरी। पारिवारिक जीवन जो होता है उस पारिवारिक जीवन की आपको पूरी खुशियाँ नहीं मिल पाती हैं। कैसे कैसे नहीं मिल पाती? कि मान लो आप, अब एक बच्चा है जो मम्मी पापा के साथ रहता है, तो उसने ना कभी दादा को देखा, ना कभी दादी को देखा, ना कभी बुआ फूफा को देखा, ना कभी चाचा ताई को देखा, तो वो क्या समझेगा इस चीज़ को? वही अगर संयुक्त परिवार रहता है तो हाँ दादा भी होते हैं, दादी भी होते हैं, दादा ऐसे, अब मान लो पापा ने डांटा दादा के पास चला गया, दादा ने डांटा दादी के पास चला गया, ताऊ ने डांटा ताई के पास चला गया, ऐसे मतलब घूम गए, यानी किसी ने एक ने डांट दिया दूसरे का उसके सहारा है। लेकिन यहाँ कौन, पापा ने डांटा मम्मी के पास, मम्मी ने फटकार दिया, अब बच्चा कहाँ जाए, बच्चा क्या जाता है, स्ट्रेस में रहता है। यही फर्क होता है। संयुक्त परिवार में बच्चे को स्ट्रेस मिटाने का बहुत अच्छा काम होता है कि मान लो पापा ने डांट दिया मम्मी के पास, मम्मी ने मान लो फटकार दिया दादा के पास, दादी के पास, किसी न किसी के पास जाके लास्ट में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और वही बात है कि सामने वाले की बात पूरी सुनने का उसको मौका मिलेगा। जब आप सामने वाले की बात सुनने का उसको मौका दोगे तभी तो अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाएगा, और एक्सप्लेन करेगा तभी वो स्ट्रेस से फ्री होगा। ओके, फ्री होगा, सॉरी फ्री नहीं, फ्री होगा, फ्लो फ्लो निकल जाता है कई बार। तो ये एकल परिवार है, कुछ गुण थे कुछ दोष थे। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ियां निवास करती हैं। मिनिमम दो और दो से ज़्यादा पीढ़ियां भी निवास करती हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? पति पत्नी और उनकी विवाहित संतान, अब मान लो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, प्लस उनके जो जो सन या जो डॉटर हैं वो उनकी भी शादी हो चुकी है, तो उनकी विवाहित संतान हो गई, तो वो क्या बन गई? क्या बन गई? संयुक्त परिवार बन गई। मिनिमम दो पीढ़ियां, देखो दो ही पीढ़ियां हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? दो के 10 पीढ़ियां ले लेते हैं, लेकिन कम से कम दो पीढ़ी। संयुक्त परिवार में तो सिर्फ ही दो पीढ़ी थी, और दो पीढ़ी में कंडीशन क्या थी कि हस्बैंड और वाइफ के बाद उनकी संतान क्या होनी चाहिए? अविवाहित होनी चाहिए। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या है कि हस्बैंड और वाइफ के बाद उनकी संतान है वो विवाहित है, तो इसलिए क्या हो गया? पीढ़ियां तो दो ही रही, लेकिन संयुक्त बन गया। और संयुक्त परिवार में क्या होता है? अब जैसे मान लो वही अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे कोई विधवा महिला है और विधवा महिला के साथ उसकी संतान रहती है, और वो संतान कैसी है? विवाहित है। अविवाहित थी तो कौन सा परिवार था? एकल परिवार। लेकिन यदि संतान विवाहित है, संतान का विवाह कर दिया, तो वो कौन सा परिवार बन गया? संयुक्त परिवार बन गया। सिंपल सी बात है। एकल परिवार क्या था कि मम्मी पापा यानी हस्बैंड वाइफ, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, वो कौन सा परिवार था? एकल परिवार। देखो कंपैरिजन साथ साथ कर रहा हूँ मैं। एकल परिवार आप पढ़ आ चुके हो, उसके नोट्स आपके पास लिखे हुए, आप संयुक्त परिवार साथ साथ बना रहे हो, फिर एकल परिवार से कंपैरिजन कर रहे हो। एकल परिवार, संयुक्त परिवार में क्या है कि मिनिमम दो पीढ़ियां, कम से कम दो पीढ़ी और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन संयुक्त परिवार, एकल परिवार में क्या था कि सिर्फ दो पीढ़ियां थी। एकल परिवार में सिर्फ ही दो पीढ़ियां, मैक्सिमम दो पीढ़ियां होंगी। लेकिन संयुक्त परिवार में कम से कम दो पीढ़ी तो कंपलसरी है, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। एकल परिवार में क्या था? माता पिता के साथ उसकी अविवाहित संतान रहती थी। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ उसकी रहती है, विवाहित संतान रहती है। अब जैसे अपन ने उस परिवार के गुण दोष देखे, वैसे इसके भी अपन गुण और दोष देखते हैं। तो आ जाओ, एक तरफ वही गुण, दूसरी तरफ वही दोष। ठीक है, अब देखो उसमें क्या था, उसके अकॉर्डिंग इसमें चलते जाते हैं। एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार में क्या था? डिसीजन है तो बेस्ट था ना, लेकिन उसके गुण हैं वो इसके लगभग दोष में आ जाएंगे। तो क्या इसमें, इसके पहले अपन दोष देखते हैं क्या कि आप डिसीजन, निर्णय, इसमें अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि आपको कोई भी, एकल परिवार में आपको डिसीजन लेने से पहले किसको पूछना पड़ेगा? आपको अपने हस्बैंड से, वाइफ से या बच्चों से पूछना पड़ेगा। बस वही होगी बात, उन चारों में आपका हो गया आपस में काम, और वहीं पे आपने बात कर ली, फिनिश, डिसीजन जल्दी से हो गया। लेकिन अगर यही डिसीजन आपको संयुक्त परिवार में लेना पड़ता है, तो
पत्नी से पूछना पड़ेगा, बच्चों से पूछना पड़ेगा, फिर दादा से, दादी से, ताऊ से, चाचा से, सबसे पूछना पड़ेगा आपस में, तब जा कर के किसी की अलग राय आएगी। कोई कहेगा ऐसा कर लो, कोई कहेगा वैसा कर लो, कोई कहेगा वैसा कर लो, तो सबकी अलग अलग राय आएगी, और अलग अलग राय आ गई तो वहाँ पे डिसीजन अच्छा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कलह। पारिवारिक कलह ज़्यादा होती है भाई साहब। पारिवारिक कलह कैसे? चाचा की ताऊ से नहीं बनती, ताऊ की पापा से नहीं बनती, दादी की बुआ से, मौसी से नहीं बनती, किसी से नहीं बनती आपस में। जब नहीं बनती तो वहाँ पे पारिवारिक कलह नहीं है। पारिवारिक कलह। नियंत्रण कठोर, कंट्रोल, कठोर नियंत्रण। अब एकल परिवार में क्या था? एकल परिवार में मान लो बच्चा कहीं बाहर गया और रात को लेट हो गया तो आगे पापा पूछेंगे कहाँ था, बस बात हो गई भाई, फिनिश। लेकिन संयुक्त परिवार में दादा अलग पूछेंगे इतनी रात को, अब दादा की सोच अलग है, पुरानी सोच है, इतनी रात को बाहर घूमने की कहाँ जरूरत थी, बाहर ऐसा होता है वैसा होता है, आजकल जमाना खराब है। जैसे आ गया दादी लग गई, फिर ताऊ लग गए, चाचा लग गए, फिर लास्ट में घर वाले सब, तो बच्चा परेशान होता है। क्या कि एकल परिवार में तो आराम से, बस छोटी सी बात है कि हम उस बात को फिनिश वहीं हो गया। लेकिन संयुक्त परिवार में कठोर कंट्रोल होता है, आपको एक स्टेप लेने के लिए आपको 10 लोगों से पूछना पड़ता है, तो नियंत्रण कठोर ही हो गया। आलसीपन होता है, लेजी होते हैं लोग। कैसे? ये काम करना है यार, भाई कर लेगा, या दादी कर लेगी, माँ कर लेगी, पापा कर लेंगे, भैया कर लेगा, भाभी कर लेगी, चाचा कर लेंगे, ताऊ कर लेंगे। एक काम को करने के लिए 10 जनों का बनाया एग्जाम्पल दे दिया। संयुक्त परिवार में यही होता है। लेकिन अगर परिवार एकल होता तो हाँ, फटाफट अपना काम आपस में निपटाओ, बात खत्म, तो उसमें आलसीपन नहीं आता। लेकिन संयुक्त परिवार में आलसीपन क्यों आता है? क्योंकि एक काम को करने के लिए आप कभी सोचो वो कर लेगा, कभी सोचो वो कर लेगा, कभी सोचो वो कर लेगा, ऐसे आपस में करते रहेंगे तो फिर काम कभी होगा ही नहीं, तो आलसीपन आ जाता है। और जो मतलब एक संयुक्त परिवार होता है ना, वो एवरेज मतलब गरीब ही होता है, लगभग निर्धन ही होता है, उसमें सामान्य निर्धनता ही आती है। कैसे? कि सपोज करो कमाने वाले 2 हैं, खाने वाले 20 हैं। इन जनरल केस संयुक्त परिवार लगभग निर्धन ही होते हैं, निर्धन तो एवरेज होते हैं। लेकिन एकल परिवार में आप कमाने वाला भी एक भी है तो भी परिवार का स्टैंडर्ड अच्छा है। लेकिन अगर वही परिवार संयुक्त है तो उसमें खाने वाले 10, कमाने वाले 2, तो कहाँ से बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो सामान्यतः निर्धन होते हैं एकल परिवार, संयुक्त परिवार। अब बात करते हैं इसके गुणों की। ये तो दोस्त की बात कर ली, तो ये सबसे बेस्ट परिवार है। आगे बात करें। अभी तो इतनी बुराई कर रहे थे, बिल्कुल बुराई कर रहे थे, लेकिन एकल परिवार से अच्छा परिवार कौन सा है? संयुक्त परिवार। कैसे? ये अभी नहीं बताऊंगा, एक बार इस पॉइंट को छोड़िए, इस चीज को छोड़िए, पहले इसकी और विशेषता देते हैं, फिर देखते हैं, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे, फिर पता चलेगा कि हाँ वास्तव में बेस्ट कौन सा होगा। इसमें क्या होता है? इसमें काम का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। काम का क्या हो जाता है? विभाजन। अब सोचो एकल परिवार था, एकल परिवार में क्या था कि काम का बर्डन, सपोज लो घर में खाना बनाने का मान लो मम्मी करती है, तो मम्मी में पूरा भार किसका था? मम्मी पे आता था। लेकिन अब यही परिवार अगर संयुक्त है तो मम्मी की हेल्प करने के लिए दादी है, चाची है, ताई है, मौसी है, सब है, तो इतनी जल्दी हेल्प करेंगे तो एक साथ काम मतलब जल्दी आता है। तो कामों क्या कर सकते हैं? इसमें काम का आसानी से विभाजन हो जाता है। सामाजिक जीवन का विकास होता है। किसका? सोशल लाइफ का विकास होता है। किसका? सोशल लाइफ का विकास होता है, सामाजिक जीवन की। बच्चा सामाजिकता सीखेगा। एकल परिवार में क्या सीखेगा? एकल परिवार सीखेगा नहीं, किससे सीखेगा? एकल परिवार में सिखाने वाले सिर्फ 2 ही तो हैं, मम्मी और पापा, तो उनसे सिर्फ वही चीजें सीखेगा जो उनको पता है। लेकिन संयुक्त परिवार में मम्मी पापा से तो सीखेगा, चाचा ताऊ से सीखेगा, दादा दादी से सीखेगा, सबसे आपस में सीखेगा, तो उसको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, तो सामाजिक विकास ज़्यादा होगा। दादा आप अपनी टाइम की बातें बताएंगे, हमारे टाइम ऐसा होता था। अब आज आप मॉडर्न टाइम आप देखे हो, पापा अपने टाइम की बात बताएंगे, अभी मैं जब छोटा था तो ये करता था। दादा अपने टाइम की बताएंगे, तो वो बच्चे के पास बहुत सारे अनुभव आ जाते हैं, उस प्रकार से वो सामाजिक जीवन उसका अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बचत हेतु अनुकूल होता है। इसमें आप बचत कर सकते हो, ध्यान रखना, एकल परिवार में बचत कर सकते हो, सॉरी संयुक्त परिवार में आप बचत कर सकते हो। एकल परिवार में क्या था कि मान थोड़े से पैसे पड़े यार क्या कमाएंगे, नए वो चीज़ ले आते हैं। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कल को इतने जने हैं तो कल को किसी की तबीयत खराब हो गई, अचानक जरूरत पड़ जाए। एकल परिवार में क्या होगा? एक की तबीयत खराब हो जाए, 2 की खराब हो जाए, इतने अपने पास होते हैं तो हाथों काम चल जाता है। लेकिन संयुक्त परिवार में सपोज करो 7 में 5 की तबीयत खराब हो गई, जैसे इस टाइम कोविड टाइम चल रहा है, तो एकल परिवार है उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जिनसे ज़्यादा संयुक्त परिवार की। कि मान लो परिवार में एक भी कोरोना पॉजिटिव आ गया, एकल परिवार है तो मैक्सिमम कितने आएंगे? हो सकता है 4 ही आ जाए, बस बात खत्म। लेकिन संयुक्त परिवार में सपोज वो घर में 10 रहते हैं तो उस एक ही कारण 10 की 10 लग गई। अभी सीकर में यहाँ एक घटना हुई थी, सीकर में कि एक पूरा मतलब गांव के परिवार के पता नहीं कितने परिवार एक साथ कर गए। क्यों? क्योंकि वहाँ एक को था परिवार के परिवार चले गए, तो होता है, ऐसे होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है
कि जो पारिवारिक धन होता है, पारिवारिक धन का वितरण हो जाता है। जो भी पारिवारिक धन होता है, मान लो 10 जने कमाने वाले, सब आपस में कमाएंगे धन का सब जगह, कि एक कमाने वाला नहीं या 9 कमाने वाले हैं, तो उस एक को भी क्या हो जाएगा, उसको 50 चले जाएंगे। संयुक्त परिवार में क्या था, एकल परिवार में क्या था कि कमाने वाला एक है, तो जो बाकी में तीनों बांटे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन संयुक्त परिवार में सपोज करो कि एक कमाने वाला नहीं है और 4-5 कमाने वाले हैं, तो उस एक का भी काम चल जाएगा वो साथ में, उसको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे तो वो भी अपना ऊपर उठ जाएगा और आपस में इनका काम भी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात, बच्चों की देखभाल अच्छी होती है। अब देखते हैं, इसी डिसीजन के आधार पे इस परिवार को बेस्ट कहा जाता है। किसके, इसी डिसीजन के आधार पे एकल परिवार से ज़्यादा अच्छा किसको बताया जाता है, संयुक्त परिवार को बताया जाता है। कैसे, एकल परिवार में हम क्या देख रहे थे कि जो भी बच्चे थे, बच्चों का लालन पालन अच्छे से नहीं हो रहा था, बच्चों का लालन पालन अच्छे से नहीं हो रहा था। बच्चे क्योंकि मम्मी कहीं चले गए, पापा कहीं चले गए, तो बच्चे दोनों रहे, बच्चे अकेले रहे, तो उनके पास ना तो प्रॉपर गाइडेंस, ना उनको माँ बाप का प्यार मिला, ना आपस में कुछ रिलेशन, ना अंडरस्टैंडिंग, ना बॉन्डिंग बनी। और वही बात, जब तक आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे, जब तक आप सामने वाले की बात नहीं समझोगे, तब तक आपका रिलेशन का कोई मतलब नहीं। वो आप सिर्फ बस नाम का दिखावा कर रहे हो कि हाँ वास्तव में आप यदि सामने वाले इंसान के लिए हकीकत नहीं समझ सकते कि उस इंसान ने ये काम किया तो किस वजह से किया, तब तक आपके अंदर डजन मैटर आपका रिलेशन कितना भी मजबूत हो, कितना कमज़ोर हो, कोई मायने नहीं रखता। तो वही बात होती है। लेकिन संयुक्त परिवार में सपोज करो मम्मी कहीं चले गई, पापा कहीं चले गए, तो घर पे और लोग नहीं, वो बच्चों को आराम से संभालेंगे, तो आराम से संभालेंगे। और बच्चे फिर क्या करेंगे, एकल परिवार में किससे सीखेंगे, सिर्फ माता पिता सीखेंगे। लेकिन संयुक्त परिवार में बहुत सारे होते हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो भी बहुत कुछ सीख जाएंगे होता है। और आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग बन जाती है। एकल परिवार का बच्चा से घुटन महसूस करता है हर जगह, ऐसे अब कोई बच्चा एकल परिवार का है और फिर वो बड़ी जगह जाएगा तो वो घुटन महसूस करेगा। लेकिन वही बच्चा अगर संयुक्त परिवार का है तो वो बड़ी जगह जाएगा, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो पहले से ऐसे माहौल में रहता है। एकल परिवार क्या था, अपने अलग बेड पे अलग सोना, अकेला सोना, आराम, सब चीज़ उसकी पर्सनल, या ये चीज़ पर्सनल उसी के लिए है। मान लो उसका एक रूम है तो वो रूम सेपरेट उसी बच्चे के लिए है, पर्टिकुलर उसी के लिए। लेकिन संयुक्त परिवार में बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 के 10 एक रूम में बैठे हैं। तो अब जो बच्चा एकल परिवार में रह रहा है, अब कल को वो कहीं शादी विवाह के फंक्शन में गया तो उसके रूम में कोई आके बैठ गया, तो उसको मतलब से घुटन सी होगी कि हाँ ये मेरे रूम में क्यों आ गया, कब जाएगा, ये क्यों आ गया, कब जाएगा, इसने मेरी चीज़ काम में मिली, इसने वो कर दिया, इसने वो उठा लिया, वो तोड़ दिया, वो फोड़ दिया, तो बच्चे को घुटन होती है। लेकिन संयुक्त परिवार वाला बच्चा क्या करेगा, वो तो पहले से ऐसे माहौल में रहता है, तो वो तो इनसे अच्छी तरह से बॉन्डिंग बना लेगा। ये कुछ अंदर। और फिर नेक्स्ट बात, इसमें क्या मिलता है, इसमें बुजुर्ग जो होते हैं ना, बुजुर्गों का अनुभव मिलता है। जो संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार में कहाँ बुजुर्ग कौन, मम्मी पापा, बस मैक्सिमम तो आयुष कितनी पीढ़ी, मम्मी पापा से मम्मी पापा से कितनी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन संयुक्त परिवार में बुजुर्गों का एक्सपीरियंस, दादा दादी की वो कहानियाँ, बचपन वाली कहानियाँ कि एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे ऐसे कुछ था, वो था, तो वो कहानियाँ सुनने के लिए सुबह शाम तक ऐसे बैठे रहते हैं, हाँ शाम को कहानी सुनाएंगे, वो करेंगे, कभी दादा कुछ लेके आते, कभी दादी कुछ लेके आती, बुजुर्ग का प्यार मिलता। लेकिन एकल परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो, और फिर एकल परिवार से सबसे अच्छी बात इसकी कौन सी है, संयुक्त परिवार की, कि इसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण कैसे, एकल परिवार में क्या था, एकल परिवार में बच्चा था तो ज़्यादा कितनी सीखिएगा, उसका कितना बड़ा एरिया होगा, छोटा सा होगा, आस पड़ोस वाले मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार इतने होंगे। लेकिन यदि वही संयुक्त परिवार होगा तो परिवार में ही उसके एक बहुत बड़ा वाइड एरिया होगा, और परिवार के साथ कितने रिलेशनशिप वाले होंगे, कितने रिश्तेदार होंगे, तो कितनों से मिलेगा वो। और इसलिए उसका बालक का सर्वांगीण विकास होता है। कैसे होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए कहते हैं, अब देखो एकल परिवार के कंपैरिजन में कितना अच्छा मिला संयुक्त परिवार। इसलिए मैंने सबसे पहले ये बात बताई थी क्या, कि संयुक्त परिवार दी बेस्ट फैमिली होती है। एकल परिवार तो हालांकि अच्छा है, कुछ डिसीजंस में अच्छा है, लेकिन ओवरऑल देखें एकल और संयुक्त में, तो संयुक्त परिवार सबसे अच्छा है। गॉट द पॉइंट। ये एकल और संयुक्त परिवार दोनों हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट फाइनल पॉइंट इस टॉपिक का बचता है, वो क्या है, वो है परिवार का विघटन, परिवार का टूटना। परिवार टूटते क्यों, इससे पहले एक बार फिर अभी ये विघटन करके फिर एक बार पूरे चैप्टर को अपन डिवाइड कर लेंगे और फिर ये अपना परिवार वाला पोर्शन कंप्लीट। परिवार का विघटन क्यों होता है, विघटन क्यों होता है, सोच के देखिए, विघटन क्यों होता है, आपस में जब रिश्ता नहीं बनता, यानी जो भी परिवार के सदस्य होते हैं वो आपस में जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी सोशल लाइफ होती है, उनमें आपस में मिलजुल कर साथ नहीं रही,
विघटन का मतलब क्या होता है? साथ ना रहना। परिवारों का विघटन तभी होगा कि मान लो कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हुआ तो उसमें आप सारा परिवार साथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? परिवार का क्या हो गया? विघटन हो गया। और इससे क्या कहते हैं? परिवार का विघटन कहते हैं क्या कि जो जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें परिवार साथ नहीं रहता तो वो परिवार का विघटन कहलाता है। अब विघटन के कारण क्या क्या है? क्यों होता है विघटन? विघटन सबसे बड़ा कारण है शिक्षा, एजुकेशन। ये क्या बात करी? बिल्कुल सही बात कही, शिक्षा। आप शिक्षित हो गए तो आप क्यों किसी की सुनोगे? क्यों किसी की सुनोगे? क्यों दादा की सुनोगे? क्यों दादी की सुनोगे? आप नौकरी लगे, आप अपने काम पे जा रहे हो, वो पूछेंगे क्या इतनी देर पे कहाँ था, क्या था, क्यों था? एक दिन बता दोगे, 2 दिन बता दोगे, तो आपस में झगड़ा होने लग जाता है। तो उस विघटन का। दूसरा, फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं हो, आपको कोई नहीं रोके कि अब आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो। उन चीज़ों से पूछने वाला और रोकने वाला कोई नहीं होता। वो आपको फ्रीडम चाहिए, उसके लिए परिवारों का। शिक्षा, अधिक शिक्षा, अगर ज़्यादा पढ़े लिखे भी काम खराब करें, शिक्षा नुकसान करती है। फ्रीडम, आप स्वतंत्रता चाहते हो कि मुझे ऐसा काम करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। विलासिता, ऐशो आराम, विलासितापूर्ण जीवन, यानी आपको मतलब ऐशो आराम चाहिए। अब सपोज करो संयुक्त परिवार है तो वहाँ पे तो आप ऐशो आराम कर नहीं सकते, आपको पार्टी करनी है, पार्टी में जाने के लिए आप सपोज हो संयुक्त परिवार का हो तो वो साथ चले तो आपको बुलाए एक को, एक के साथ चलो, एक चला जाए, 20 चलने लगे बोला हम भी चलेंगे, तो क्या कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन वही अगर एकल परिवार होता तो फिर, तो इसलिए परिवारों का विघटन होता रहता है। और परिवारों का विघटन जब आपको बहुत सारे रीजन पता है क्यों होता है। आपसी तालमेल नहीं होना, उनके अच्छी शिक्षा, अच्छे लिखे जो लोग पढ़ लिख देते हैं और पढ़ने के बाद क्या हो जाता है फिर आपस में टूट जाते हैं रिलेशन। तो ये होता है परिवार का विघटन। बिल्कुल बेसिक जानकारी थी। और इसी जानकारी के साथ अपना यूनिट फर्स्ट का जो पहला पार्ट है कौन सा? परिवार, वो हो गया कंप्लीट। फटाफट करते हैं एक बार रिकैपिचुलेट पूरे परिवार टॉपिक को। परिवार, सबसे पहले अपने परिवार के बारे में देखा। यूनिट फर्स्ट थी तो परिवार, सामाजिक बुराई और वस्तु और आवास। परिवार, सामाजिक बुराई और वस्तु और आवास के बारे में देखा। अब इसमें देखते हैं नंबर 1 परिवार। परिवार शब्द फैमिली लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है। परिवार जो होता है वो लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? नौकर या समूह है। नौकर या समूह है। उसके बाद क्या कि परिवार का अर्थ क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक भिन्न लिंग वाले जो भी लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं। तो क्या होता है? जब तक संतान प्राप्ति नहीं होती तब तक वो परिवार नहीं बनता, लेकिन संतान प्राप्ति के बाद परिवार बन जाता है। नेक्स्ट क्या? परिवार की परिभाषा। अगस्त्य काम्टे क्या बोलते हैं कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। अगस्त्य काम्टे ने क्या कहा था कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ मैं, जीवन थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, होगी ज़्यादा, फटाफट आप भी करिए। प्लेटो क्या बोलते हैं? प्लेटो ने परिवार को समाज की पाठशाला, बालक की प्रथम पाठशाला कहा है। क्लियर क्या बोलते हैं कि परिवार से तात्पर्य माता पिता व बच्चों के संबंधों की व्याख्या से है। नेक्स्ट कौन सा? मेकाइवर और पेज बोलते हैं। मेकाइवर और पेज में क्या बोल रहे हैं कि ऐसा समूह जिसमें कि महिला और एक पुरुष, मतलब महिला और पुरुष निश्चित यौन संबंधों के बाद किसी उतने टाइम तक रहें जब तक वो अपनी संतान का लालन पालन अच्छे से नहीं कर दें। परिवार की विशेषताएं देखिए फिर अपने, ये आधारभूत इकाई है, बालक की प्रथम पाठशाला है, समान आवास के भोजन, सामाजिक विक्रियाओं में साथ भाग लेना, आय एक साथ जमा होना, बच्चों को लालन पालन की जिम्मेवारी माता पिता भाव और संरक्षक की होना, विवाह के उपरांत परिवार बनेगा, जब तक विवाह नहीं होगा तब तक परिवार नहीं बनेगा, रक्त संबंधों का होना परिवार में आवश्यक नहीं है। इसका आपको एग्जाम्पल, एक नौकर होता है और एक जो एडोप्टेड चाइल्ड होते हैं तो उनमें कोई रक्त संबंध नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा का सबसे अच्छा साधन है। स्थायी और अस्थायी होते हैं परिवार, वो बात तभी तो परिवार का विघटन देखा जाए। अगर परिवार स्थायी होता तो परिवार का विघटन नहीं होता। विघटन होता है इसका मतलब परिवार स्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं, और परिवार सार्वभौमिक यूनिवर्सल होते हैं। नेक्स्ट, परिवारों के प्रकार। परिवार के 2 प्रकार होते हैं, एक तो एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार को केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार कहते हैं। और एकल परिवार में क्या होता है कि पति पत्नी प्लस उसके साथ उसकी अविवाहित संतान रहती है। पति पत्नी में से कोई एक भी हो सकता है, पति पत्नी दोनों हो सकते हैं, पति अकेला हो सकता है, पत्नी अकेली हो सकती है, और उनके साथ उनकी अविवाहित संतान रहती है, तो वो क्या बनता है? एकल परिवार बनता है। और एकल परिवार में नौकर को भी अपन साथ में काउंट कर सकते हैं। और संयुक्त परिवार होता है। और फिर एकल परिवार कुछ अपने गुण देखे कि हमें एकल परिवार निर्णय में अच्छा होता है, संचालन में अच्छा, स्वतंत्रता अच्छी होती है, कलह नहीं होती है इसमें, और हस्बैंड वाइफ के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती है। और दोस्त क्या थे इसके कि देखभाल अच्छे, बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते, फिजूल खर्चे ज़्यादा होते हैं, गाइडेंस नहीं मिल पाती, और आपस में पारिवारिक पूरे रिश्ते सही से नहीं चल पाते। नेक्स्ट संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ऐसा होता है कि जिसमें एकल परिवार में क्या था कि मैक्सिमम 2 ही पीढ़ी रहेंगी, लेकिन संयुक्त परिवार में मिनिमम 2 और 2 से ज़्यादा पीढ़ियाँ रहती हैं। और हस्बैंड वाइफ की जो संतान होगी वो विवाहित होगी। हस्बैंड वाइफ, अकेला हस्बैंड हो सकता है, अकेली वाइफ हो सकती है, हस्बैंड वाइफ दोनों हो सकते हैं, लेकिन उनकी संतान विवाहित होगी। और जैसे ही संतान विवाहित होगी कौन सा परिवार बन गया? संयुक्त परिवार बन गया। उसके बाद अगले पॉइंट आता है कि एकल परिवार के कुछ जो इसके संयुक्त परिवार के कुछ
गुण देखिए अपने की सर्वांगीण विकास होता है बालक का, काम का विभाजन अच्छे से होता है, सोशल लाइफ इसकी अच्छी होती है, धन अच्छे से संचित कर पाते हैं, बचत अच्छे से होती है, बच्चों को अच्छा गाइडेंस मिलता है, बुजुर्ग को एक्सपीरियंस मिलता है इसमें। दोष क्या कहते हैं कि इसमें आप अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते, कलह ज़्यादा होती है, कठोर नियंत्रण होता है, लेजी होते हैं लोग और निर्धन, लगभग निर्धनता आती है इससे। और लास्ट बात क्या कि परिवारों का विघटन, परिवारों का विघटन का मतलब होता है लोगों का साथ नहीं रहना, और इसके रीज़न क्या कहते हैं, विलासितापूर्ण जीवन का होना, फ्रीडम चाहना, एजुकेशन होना, बहुत सारे आपस में मतलब क्या भाई आपस में मनमुटाव, वो सब क्या होते हैं, वो परिवार के विघटन के प्रमुख कारण हैं। ये आपका हो गया परिवार। परिवार पूरा, परिवार में क्या था, पूरा A to Z जितना, जहाँ से शुरू से लेकर के अब तक का पूरा परिवार हमने देख लिया कि वास्तव में परिवार होता क्या है, परिवार कहाँ से शुरू हुआ और परिवार कहाँ तक चला, पूरा टॉप टू बॉटम पूरी फैमिली के बारे में डिस्कशन कर लिया। ओके ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ये बात समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। और परिवार टॉपिक आपका हो गया पूरा, यानी यूनिट फर्स्ट का अपना पहला पार्ट कौन सा था, जो परिवार वाला पोर्शन था, परिवार वाला हो गया अपना पूरा। अब बचा क्या, अब नेक्स्ट लेंगे अपन सामाजिक बुराई, और फिर नेक्स्ट लेंगे अपन वस्त्र और आवास। सामाजिक बुराई करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में इतना ही, हालांकि ये सेशन लंबा लेना था लेकिन आज शुरू ही लेट किया था, इसलिए लेट करना था। अगले सेशन को काफ़ी लंबा ले लेंगे, उसमें सामाजिक बुराई कंप्लीट करेंगे। सामाजिक बुराई में कौन कौन सी आती हैं आपकी, 6 सामाजिक बुराइयाँ, बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी, धूम्रपान और नशाखोरी, ये हैं आपके। तो इनमें क्या होता है, 5 सामाजिक बुराइयाँ हैं, बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी और धूम्रपान या नशाखोरी। ये 5 सामाजिक बुराइयाँ, इनको फटाफट अपन एक क्लास में कर देंगे और फिर अगली क्लास में वस्त्र और आवास से लेंगे। एक एक पॉइंट लेते हैं, पूरा डिटेल से नहीं लेते हैं, एक एक पॉइंट अपन लेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज अपना परिवार कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट में अपन सामाजिक बुराइयाँ ले लेंगे, फिर अपन वस्त्र और आवास ले लेंगे। काफ़ी अच्छी, क्योंकि अभी तो काफ़ी अभी रहेगी, फिर भी कोशिश करेंगे पूरा करने की, लेकिन अभी तो सिर्फ 1 यूनिट अपनी कंप्लीट हुई है। 1 यूनिट का पहला पार्ट अपन, यानी आज अपन ने इस क्लास में कितने नंबर कंप्लीट कर लिए, आज ही क्लास में अपना 1 नंबर पूरा हो गया। कितना पूरा हो गया, 1 नंबर अपना अच्छे से बन गया। अब करना क्या है, करना क्या है आपको, अब एक काम करना है, इस क्लास के लिए आपने नोट्स बनाए तो अच्छी बात है, यदि आपने नहीं बनाए तो बुरी बात है ना, क्यों नहीं बनाए। आपके पास यदि बने हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट्स बने हुए हैं तो कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर नहीं बने हुए तो आपको इस क्लास के नोट्स आपको बना लेने हैं। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। उसके बाद क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन आपका खुला है, आप उसमें कमेंट अपने पूछ सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई अन्य हेल्प चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रीड विद धुरीना, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट एनवायरनमेंट की क्लास तो आज होगी, अब नेक्स्ट शाम को मिलते हैं अपन कौन सी क्लास में, हिंदी का आज टेस्ट लेके आ रहे हैं, तो हिंदी के टेस्ट में आपको स्कोर बताना है कितना क्या स्कोर रहा आपका ओवरऑल सिलेबस का, हिंदी का जो ग्रामर का टेस्ट होगा, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।